हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद HM अवस्थी में। और आपका चैप्टर जो चल रहा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बारे में हमने काफ़ी सारे बातें की। अब हम आगे की स्टोरी लेते हैं इसकी। सेल के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरह से, तो सेल का डायग्राम भी हमने बनाया था, उसमें आपको बताया था किस तरह से सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, होती हैं। नॉर्मली जो सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसके बारे में हमने बात की थी। और मुख्यतः सेल को जो है 3 भागों में हमने बांटा कि किस तरह से सेल के 3 पार्ट होते हैं। तो उसमें नंबर 1 जो होता है, अगर हम बात करें तो ये एक सेल मेम्ब्रेन होती है। दूसरी चीज़ इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। और तीसरी चीज़ जो होती है बच्चों, वो इसका साइटोप्लाज्म होता है। तो 3 भागों में सेल को हम मुख्य रूप से बांटते हैं और उन तीनों के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये से हो गई सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हो गया। और ये हो गया आपका न्यूक्लियस। इन तीनों के बारे में आज हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो हम टॉपिक लेते हैं वो लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, तो इसमें क्या होता है देखिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, तो चूंकि ये सबसे बाहर का कवरिंग होती है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, तो इसका मुख्य जो काम होगा, ये क्या करेगी, एक सेल को दूसरे अपने बाहरी वातावरण से सेपरेट करने का काम इसका मुख्य रूप से होता है। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इस तरह से, तो this is the outermost covering of the cell that separate the contents of the cell from its external environment. The plasma membrane allow or permit the entry and exit of some material. important line है ये सबसे इसके लिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अलाउ करती है या परमिट करती है एंट्री और एग्जिट को ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। इट मीन्स कुछ ही पदार्थ हैं जिनको ये अंदर या बाहर आने जाने देती है। ऐसा नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन में से सारे पदार्थ अंदर चले जाएं या सारे पदार्थ बाहर आ जाएं। कुछ फिक्स मैटर्स हैं, कुछ फिक्स सब्सटेंसेस हैं जो कि अंदर जा सकते हैं या बाहर आ सकते हैं, मतलब सेलेक्ट करती है। इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेलेक्ट करती है पदार्थों को, भाई इसको अंदर जाना है, इसको अंदर नहीं जाना है, या इसको बाहर निकालना है, इसको बाहर निकलने देना है, इसको बाहर नहीं निकलने देना है। तो सेलेक्ट करके ये जो है पदार्थों को अंदर बाहर जाने देती है। इसीलिए इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। It also prevent movement of some other materials. The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये कि सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है। तो उसका सीधा सा कारण ये है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. It also prevents movement of some other materials. The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. आगे देखिए, how does the movement of substances take place into the cell? जो substances हैं उनकी movement सेल के अंदर कैसे होती है। How do substance move out of the cell? और सेल से बाहर कैसे पदार्थ निकलते हैं, कौन सी विधि है जिसके द्वारा अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। तो सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव
अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। तो कुछ सब्सटेंस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। एक डिफ्यूजन नाम का प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस क्या होती हैं, अंदर बाहर होती हैं, एग्जिट और एंट्री उनकी होती है। और उसके बाद देखिए इस प्रोसेस का क्या नाम है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक्चुअल में होता क्या है, डिफ्यूजन का सीधा सा मतलब यह है कि कोई पदार्थ, कोई सब्सटेंस जब अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है तो उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन, हायर से लोअर कंसंट्रेशन। और ज़्यादातर पदार्थ ऐसे ही होते हैं, अपनी हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनको जाना पड़ता है लोअर से हायर कंसंट्रेशन की ओर, क्योंकि उनकी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल भाई टंकी, आपने ऊपर टंकी रखी हुई है, पानी की टंकी भरी हुई रखी है और उसमें से आपने पाइप लगा दिया, पाइप में से पानी निकाल रहे हो तो आराम से उसके अंदर निकलेगा पानी, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन कैसी है, वाटर की हायर है। तो कम कंसंट्रेशन की ओर वो चला जाएगा, फ्लो करेगा अपने आप। तो ये तो हो गया डिफ्यूजन। लेकिन कई बार हमको टंकी में पानी चढ़ाना पड़ता है ऊपर, तो वो कंसंट्रेशन के विरुद्ध हमको काम करना पड़ता है, तो वहाँ हमको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ पदार्थ तो ऐसे हैं जो सेल के अंदर बाहर डिफ्यूजन के द्वारा, यानी कि विदाउट एनर्जी, बिना किसी प्रयास के अपने आप ही वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं। इस तरह के प्रोसेस को, कौन से प्रोसेस को, जिसमें कोई सब्सटेंस अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करता है, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। अब देखिए, वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स। वी सा दैट देयर इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस मीन्स अपने आप, ऐसी मूवमेंट जो अपने आप होती है, जिसमें कोई प्रयास हमको नहीं करना पड़ रहा, कोई एफर्ट्स हमको नहीं लगाने पड़ रहे हैं, ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। तो ये भी आपको याद रखना है कि व्हाट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है, तो डिफ्यूजन क्या है कि ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स इन सेल्स। कभी कभी ऐसा सेल के अंदर भी होता है। कैसा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो होता है वो सेल में भी होता है। कब होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मूवमेंट होना होता है, तो वो डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स इन सेल्स व्हेन, फॉर एग्जाम्पल, सम सब्सटेंस लाइक CO2 which is cellular waste and required to be excreted out by the cell। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि क्या होता है, एक सेलुलर वेस्ट होता है, सेल के अंदर ये वेस्ट के रूप में बनता है, यानी कि इसकी सेल को कोई आवश्यकता नहीं होती, तो इसको सेल क्या करती है, बाहर निकालती है। तो ये ज़्यादा मात्रा में बन जाती है, तो अपने आप ही ये अपने अधिक मात्रा से कम मात्रा की, और कंसंट्रेशन को आप थोड़ा सा समझने के लिए उसकी मात्रा से ले सकते हैं कि ज़्यादा से कम की ओर। एंड रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्रीटेड आउट बाय द सेल। तो इसको सेल ये चाहती है कि ये बाहर निकले। एक्यूमुलेट्स इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। सेल में हाई कंसंट्रेशन में इकट्ठी हो जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कंपेयर टू दैट इनसाइड द सेल। और जो कंसंट्रेशन होती है CO2 की इज लो एज कंपेयर टू दैट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो CO2 है उसकी तुलना में बाहर कैसी कंसंट्रेशन है सेल की, CO2 की एनवायरनमेंट में कम है, तो वो अपने आप बाहर निकल जाएगी। कौन से प्रोसेस से निकलेगी, डिफ्यूजन से। एज सुन एज देयर इज ए डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2, जैसे ही जो डिफरेंस है, अंतर है CO2 का
अंदर और बाहर, इनसाइड एंड आउटसाइड, तो ये क्या मूवमेंट इसका अपने आप बंद हो जाएगा। CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको क्या है यहाँ इंपॉर्टेंट कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मूवमेंट होता है, या यूँ कहें सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, वातावरण में आती है, वो कौन से प्रोसेस से आएगी? डिफ्यूजन से। और जो ऑक्सीजन सेल के अंदर जाती है वो कौन से प्रोसेस से जाएगी बच्चों? डिफ्यूजन से। तो सिमिलरली ऑक्सीजन एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन द लेवल और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीज। जब क्या होगा, कब होगा ऐसा? जब सेल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा, तो ज़्यादा से कम की ओर डिफ्यूजन ऑक्सीजन का होगा और ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंच जाती है। Thus, diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment. इस प्रकार से क्या देखा हमने कि जो डिफ्यूजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कहाँ पर? गैसियस एक्सचेंज में। और गैसियस एक्सचेंज कहाँ पर होता है? सेल्स के बीच में, एज वेल एज द सेल, सेलों के बीच में भी होता है, और सेल और एनवायरनमेंट के बीच जो एक्सचेंज होता है गैसियस, वो किसके द्वारा होगा? डिफ्यूजन के द्वारा। तो वाटर ऑल्सो ओबे। अच्छा, ये तो बात हुई गैसियस एक्सचेंज हमारी बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर किसके द्वारा होगा? डिफ्यूजन के द्वारा। और ये जो वाटर होता है ये भी डिफ्यूजन के नियम को फॉलो करता है, मतलब वाटर भी अपनी हाई कंसंट्रेशन से और लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या करता है? मूवमेंट करता है। तो वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ये कोई सेल मेम्ब्रेन हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, या इसको बोलते हैं हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इधर वाटर भरा हुआ है, इधर वाटर भरा हुआ है भाई, और इधर भी वाटर भरा हुआ है मान लीजिए, लेकिन इधर ज़्यादा है और इधर कम है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल जो मेम्ब्रेन है उसमें से वाटर क्या होगा? अपनी हाई कंसंट्रेशन से और लो कंसंट्रेशन की ओर क्या करेगा? मूव करेगा। अंतर देखिए आप डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में। डिफ्यूजन में क्या हो रहा था कि पदार्थ अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा था, लेकिन बच्चों वहाँ उनके बीच में जब वो मूवमेंट कर रहा था तो किसी भी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं थी। लेकिन अगर वाटर भी मूव करता है अपनी हाई से लो की ओर कंसंट्रेशन से, लेकिन जब वाटर मूव करता है तो उसके बीच में अगर क्या आ जाए, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाए, और तो उसमें से अगर वाटर अपनी हाई से लो की ओर मूव कर रहा है, तो इस प्रोसेस को, जिसमें क्या आ गया बीच में, क्या काम में ले रहे हैं हम? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। अंडरस्टूड? तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में केवल किसका अंतर रहा? एक मेम्ब्रेन का। अगर बिना मेम्ब्रेन के डिफ्यूजन है, जब तो बिना मेम्ब्रेन के मूवमेंट है हाई से लो की ओर, तो हो गया वो डिफ्यूजन। और अगर बीच में मेम्ब्रेन आ गई और मूवमेंट किसका? वाटर का। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस में मूवमेंट भी स्पेशल पदार्थ नाम आएगा उसका, वाटर का मूवमेंट जब एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है तो उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। अब आगे देखिए अब आप, the movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. अब जो ये वाटर है, अब ये वाटर है, ये मान लीजिए ये देखिए आप ऐसे समझने का प्रयास करें आप इसको। ये हो गई क्या? ये हो गई सेलेक्टिवली परमिएबल
मेम्ब्रेन, एसपी हम बोल देते हैं इसको शॉर्ट में। और इधर ये वाटर भरा हुआ है, इधर भी वाटर भरा हुआ है, समझ गए। लेकिन आपने क्या किया, इसमें सॉल्ट डाल दिया। वाटर भरा हुआ है, दोनों में बराबर मात्रा में भरा हुआ है, तो बराबर में अगर मात्रा में पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है और बीच में सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, तो क्या होगा, जितना पानी जितना वाटर इधर मूव करेगा उतना ही इधर करेगा, तो बराबर रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन आपने क्या किया, इसके अंदर क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया। एक तरफ क्या डाल दिया आपने, सॉल्ट डाल दिया। साल्ट डालने से क्या होगा, ये कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा कंसंट्रेट हो जाएगा। और कंसंट्रेट होने के कारण इसमें जो अगर तुलनात्मक कंपैरिजन करें तो वाटर इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझो भाई, ये मान लीजिए 100 ग्राम है, इधर भी 100 ग्राम है ये टोटल, ये इधर भी 100 ग्राम है, ठीक है। लेकिन ये 100 ग्राम टोटल क्या है, प्योर वाटर है। लेकिन इस 100 ग्राम में क्या है, 90 ग्राम तो क्या हो गया, वाटर हो गया, और 10 ग्राम क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। तो वाटर कम हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए अब वाटर मूव किधर करेगा, ज़्यादा इधर, क्योंकि यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की मात्रा ज़्यादा है। अंडरस्टूड। तो ये जो पॉइंट आया है अभी यहाँ लिखा हुआ है कि जो मूवमेंट होती है वाटर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इधर उधर, वो किससे अफेक्ट होगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर के अंदर जो अमाउंट सब्सटेंस मिला हुआ है उसकी मात्रा पर, जितना ज़्यादा अपन पदार्थ वाटर में मिलाएंगे उसकी मूवमेंट उतनी ही क्या हो जाएगी, वाटर की कम हो जाएगी। या यूँ कहें उधर से तो कम हो जाएगी जाना, लेकिन दूसरी तरफ से ज़्यादा वाटर आने लग जाएगा। तो दस ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम, तो ऑस्मोसिस क्या हो गया, अब ऑस्मोसिस क्या हो गया, डेफिनेशन क्या हो गई ऑस्मोसिस की, जो आपको याद रखनी है कि ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। इक्विलिब्रियम रीच्ड मतलब जब तक पानी की मात्रा दोनों तरफ क्या हो जाएगी, बराबर नहीं हो जाएगी, वाटर दोनों तरफ मात्रा बराबर हो जाए, या यूँ कहें कि दोनों तरफ से जो पानी है, वाटर है, वो जितना इधर जा रहा है उतना ही उधर से दूसरी तरफ आएगा, यानी बराबर मात्रा में, इधर भी उतना ही जा रहा है, इधर भी उतना ही, रुकता नहीं है, चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई वाटर की कंसंट्रेशन दोनों तरफ बराबर है तो मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट तो होगा, वाटर का मूवमेंट तो बिल्कुल नहीं रुकेगा, लेकिन मूवमेंट कैसा होगा, सेम होगा, जितना इधर जाएगा उतना इधर आएगा, तो लगेगा ऐसा जैसा कि मूवमेंट नहीं हो रहा है। उस कंडीशन को जिसमें बराबर मात्रा में मूवमेंट हो रहा है दोनों तरफ, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट चलते हैं। What will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water? क्या होगा अगर किसी एनिमल सेल को या प्लांट सेल को किस में रख दें, एक शुगर सॉल्यूशन के अंदर रख दें या साल्ट सॉल्यूशन के अंदर रख दें, तो क्या होगा। तो यहाँ 3 कंडीशंस हमको देखने को मिलेंगी। 3 कंडीशंस कैसे मिलेंगी कि जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं वो 3 प्रकार का बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए अब आपको बताते हैं हम अभी कैसे बना सकते हैं। ये देखिए आप, तीन बना रहे हैं, एक सॉल्यूशन इसमें है, एक सॉल्यूशन इसमें है और एक सॉल्यूशन इसमें है, ठीक है जी। इसमें भर दिया सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है जी, इसमें भी भर दिया। 3 हमने वेसल लिए और तीनों में क्या कर दिया, सॉल्यूशन भर दिया। लेकिन अंतर है तीनों में, एक में हमने जो साल्ट है वो ज़्यादा है, साल्ट कैसा है, ज़्यादा है, साल्ट या शुगर जो मिलाया है आपने वो कैसा है, ज़्यादा है। एक में थोड़ा
कम है, थोड़ा सा इससे कम है, एक में बिल्कुल नहीं मिलाया मान लीजिए आपने, बहुत कम है। और इन तीनों के अंदर क्या डाल दी हमने, सेल डाल दी। क्या डाल दी इसमें, सेल डाल दी। तीनों के अंदर सेल पड़ी हुई है, तीनों के अंदर क्या पड़ी हुई बच्चों, सेल पड़ी हुई है भाई, ये सेल पड़ी हुई है, ये सेल पड़ी हुई है। ठीक है जी। अब क्या होगा, तो इसमें साल्ट ज़्यादा है, इसका मतलब वाटर कम है, जबकि सेल के अंदर जो वाटर है वो ज़्यादा है। सेल के अंदर वाटर क्या है, ज़्यादा है। तो क्या होगा, जब सेल में वाटर ज़्यादा है, भाई ये गाढ़ा हो गया ना, बाहर वाला साल्ट बहुत ज़्यादा मिला दिया आपने, शुगर बहुत ज़्यादा मिला दी, तो ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट हो गया। कंसनट्रेट होने का मतलब वाटर इसमें कम हो गया, गाढ़ा जिसको बोलते हैं। तो वाटर इसमें कम और सेल के अंदर ज़्यादा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, सेल से क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा, सेल से पानी बाहर निकलेगा भाई। और सेल से पानी जब बाहर निकलेगा तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी बच्चों, श्रिंक हो जाएगी, मतलब पिचक जाएगी। एक कंडीशन तो ये होगी। एक कंडीशन आपने क्या किया है कि बहुत कम आपने साल्ट डाला है, बहुत कम साल्ट आपने डाला है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वाटर की कंसंट्रेशन या वाटर की जो मात्रा है वो बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है। तो वाटर क्या होगा, बाहर से अंदर सेल के अंदर एंट्री करेगा, तो सेल क्या हो जाएगी, सेल क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी, फूल जाएगी, और इसमें क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, पिचक जाएगी। ठीक है जी। अब तीसरी कंडीशन ये है कि बाहर और अंदर दोनों तरफ वाटर कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। तो सेम है तो कुछ नहीं होगा, जैसी है सेल वैसी ही रहेगी, सेम कंडीशन रहेगी। तो इस आधार पर तीन प्रकार के सॉल्यूशन हो गए। एक सॉल्यूशन तो ऐसा हो गया जिसमें सेल क्या हो गई, श्रिंक हो गई, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक। सेल क्या हो गई, श्रिंक हो गई, मतलब पानी जो है हाइपरटोनिक, पानी जो है बाहर निकल जाएगा, पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक। एक होता है, एक हो जाएगा हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक जिसमें सेल स्वेलअप हो जाएगी, और एक है जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आइसोटोनिक। तो तीन तरह के सॉल्यूशन हो गए। अब ये मैंने आपको वैसे बता दिया, अब इसमें पढ़ते हैं हम लोग, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है देखिए। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, सेल की तुलना में बाहर क्या है, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आउटसाइड जो सॉल्यूशन है इज़ वेरी डाइल्यूट, बाहर का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, बहुत पतला है, मतलब पानी ज़्यादा है। तो क्या होगा, सेल के अंदर पानी अंदर जाएगा, सेल में घुसेगा बाहर से, तो द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के द्वारा सेल क्या करेगी, वाटर गेन करेगी। तो क्या होगा, सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। बात की थी मैंने तीसरा वाला कंडीशन, मतलब सेल इसके अंदर रखी हुई है, सेल इसके अंदर रखी हुई है, लेकिन पानी बाहर ज़्यादा है बजाय सेल के, कंपेरिजन टू सेल एनवायरनमेंट में या बाहर के सॉल्यूशन में वाटर की मात्रा ज़्यादा है। तो क्या होगा, वाटर अंदर जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी। तो सच सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक। तो ये सॉल्यूशन जो भरा हुआ है, जिस कैसा सॉल्यूशन, बहुत पतला डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें से इस सॉल्यूशन में से क्या हो रहा है, वाटर अंदर जा रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और दूसरा कौन सा होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो वाटर मॉलिक्यूल फ्री होंगे सेल मेम्ब्रेन में से, आप जा ही सकते हैं, आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है दोनों डायरेक्शन में, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल, ज़्यादा पानी अंदर जाएगा और कम बाहर निकलेगा। इससे क्या होगा, द नेट, कुल मिलाकर जो बात होगी, रिजल्ट जो आएगा वो ये कि वाटर एंटर्स द सेल
द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। ठीक है जी, आगे चलिए। दूसरी कंडीशन क्या होगी? इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, जो सॉल्यूशन आपने जिस सॉल्यूशन के अंदर सेल को रखा है उस सॉल्यूशन में और सेल के अंदर अगर वाटर कंसंट्रेशन कैसी है, सेम है, तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो नेट रिजल्टेंट जो मूवमेंट है वाटर की वो कुछ नहीं होगी। मानी इसका मतलब जितना सेल के अंदर वाटर जाएगा उतना ही सेल से बाहर निकलेगा। तो सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट। तो उतना ही बाहर निकलेगा उतना ही अंदर जाएगा। तो सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, द सेल विल स्टे द सेम साइज। तो सेल के साइज में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, अंतर नहीं आएगा। नेक्स्ट, तीसरा सॉल्यूशन क्या है? तीसरा जो प्रकार होगा उसमें क्या होगा? इफ द मीडियम हैज ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन कम है, शुगर ज़्यादा है लेकिन वाटर कम है, तो क्या होगा? जो इसका मतलब क्या होगा कि इट इज़ वेरी कंसनट्रेटेड, मतलब बहुत गाढ़ा हो जाएगा ये सॉल्यूशन। तो द सेल विल लूज वाटर, तो सेल में से वाटर बाहर निकलेगा। तो सॉल्यूशन, इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेल में से अगर पानी बाहर निकल रहा है, किसी सॉल्यूशन में रखने पर सेल में से अगर वाटर बाहर निकल रहा है तो वो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाए। सेल के अंदर जा रहा है तो हाइपोटोनिक, और ना अंदर जा रहा ना बाहर आ रहा तो आइसोटोनिक। तो 3 सॉल्यूशन हो गए ये। अगेन वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। वैसे मैं पहले भी आप बात कर चुके हैं हम इस बारे में कि वाटर दोनों तरफ मूवमेंट करेगा, लेकिन ओवरऑल देखना हमको तो ज़्यादा किधर जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि वाटर जो होगा वो ज़्यादा अंदर जाएगा और बाहर कम निकलेगा। तो इससे क्या होगा? तो मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर्स इट, तो देयरफॉर सेल विल श्रिंक। तो वाटर ज़्यादा बाहर निकलेगा और अंदर कम जाएगा। तो ऑस्मोसिस इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस क्या है? एक डिफ्यूजन ही है, लेकिन स्पेशल कंडीशन उसमें क्या हो गई? 2 बातें आ गई स्पेशल। एक तो मूवमेंट किसका होना है इसमें? वाटर का। वैसे डिफ्यूजन में तो किसी भी चीज़ का हो सकता है अपनी हाई से लो कंसंट्रेशन की ओर, लेकिन अगर ऑस्मोसिस जब आप बोल रहे हो तो उसमें मूवमेंट फिक्स है, वाटर का होना है, और वो भी किसके थ्रू होना है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। समझे? तो ये बात है। आगे एक टॉपिक और है, सेल वॉल बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले एक चीज़ और है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए आप, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस कहाँ देखने को मिलेगा? ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर रहते हैं, और उनके अंदर ये पाया जाता है ऑस्मोसिस, क्योंकि वाटर जो है ऑस्मोसिस की प्रोसेस से ही अंदर बाहर इसमें सेल के अंदर या जीव के अंदर जाता है। एंड मोस्ट प्लांट सेल जो भी होती है, ज़्यादातर जो प्लांट सेल्स हैं उनकी ये प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है कि वो वाटर गेन किसके थ्रू करेंगे? ऑस्मोसिस के द्वारा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स, प्लांट रूट्स के द्वारा जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो भी ऑस्मोसिस का ही एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर। तो डिफ्यूजन किस चीज़ में इंपॉर्टेंट है? गैसियस एक्सचेंज तो होता ही डिफ्यूजन से है, साथ साथ वाटर का जो मूवमेंट है वो भी डिफ्यूजन से ही होता है। इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। अब वाटर जब वो जा रहा है ऑस्मोसिस के थ्रू
प्लांट सेल वाटर को ले रही हैं तो उसके साथ साथ न्यूट्रिशन भी पहुंच जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स भी पहुंच जाएंगे। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। कुछ अलग पदार्थ हैं जिनको सेल के अंदर जाना जरूरी है लेकिन उनकी कंसंट्रेशन क्या है, बाहर कम है, तो उनको कैसे भेजा जाता है, एनर्जी लगा करके, एनर्जी खर्च करके उनको अंदर भेज दिया जाता है। तो वो उनका मूवमेंट डिफ्यूजन से नहीं होगा, या यूँ कह सकते हैं जिनका डिफ्यूजन से नहीं होगा उनको दूसरा प्रोसेस काम में लिया जाता है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल, लचीली होती है, मतलब मुड़ सकती है कहीं से भी। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी का क्या फ़ायदा मिलता है, इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन्स। और फ्लेक्सिबल है और साथ साथ किससे बनी हुई है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी होती है। लिपिड एंड प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनती है, लिपिड और प्रोटीन से। हाउ एवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखा गया है और देख सकते हैं, और तभी पता लगा कि भाई ये किस चीज़ से बनी हुई है। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की, ऑल्सो एनेबल्स टू सेल टू एंगल्फ इन फूड। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है यानी कि इसका जो लचीलापन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये क्या काम में आता है, ये इस काम में भी आता है कि जो फूड, कुछ ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही प्राप्त करते हैं, उनका मुंह नहीं होता, माउथ नहीं है उनका, तो वो अपना भोजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही प्राप्त करते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं। एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, भोजन हो या कोई और कोई चीज़ अंदर लेनी है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही ले लेते हैं। जैसे ये प्रोसेस मिलेगा किसमें, अमीबा के अंदर, मैं भी बताता हूँ आपको। और इस प्रोसेस का नाम है एंडोसाइटोसिस। तो क्या होता है इसमें अमीबा में, देखिए आप, जैसे ये अमीबा है, इरेगुलर शेप होती है, अब इसका ये फूड पार्टिकल है, इसको अंदर लेना है अमीबा को, तो ये क्या करेगा, अपनी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव करेगा इस तरह से। क्यों करेगा, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये फ्लेक्सिबल है, फूड पार्टिकल यहाँ आ गया, फिर और थोड़ा सा बदलाव करेगा और फूड पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, फूड पार्टिकल। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है बाहर से ये बंद हो जाएगी इस तरह से, और फूड पार्टिकल सेल के अंदर इस तरह से। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस का क्या नाम होगा, एंडोसाइटोसिस। तो अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस के थ्रू ही प्राप्त करता है। आगे अगला जो इसका पार्ट है सेल का, वो है सेल वॉल। सेल वॉल मैंने आपको बताया 3 भागों में हमने सेल को बांटा, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। लेकिन सेल वॉल का नाम नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि सेल वॉल एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो केवल प्लांट सेल के अंदर ही मिलेगी। तो पढ़ना तो पड़ेगा, प्लांट सेल में तो मिल रही है, तो सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको और आप चाहते हैं कि आपको ये वीडियो मिलें और देखें आप, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।